ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, कल किसी को डाउट है कल हमने जो पढ़ाई की उसमें? एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? सो कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था, इसको हम फिर से एक बार रिविजिट करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन, उसके बाद विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 53 इन द एक्सपेंशन। ये एक एक्सपेंशन गिवन है और इसमें मुझे x टू द पावर 53 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। कल हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि कोई भी x का पावर हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम पहले जनरल टर्म लिखते थे, राइट, और जनरल टर्म का जो NCK x टू द पावर n माइनस के y टू द पावर k, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें हम अकॉर्डिंगली अपना पावर एडजस्ट कर लेते हैं और जो भी कोई k का वैल्यू आता था वो वाला कोएफिशिएंट हम निकाल लेते थे वहाँ से, राइट। सो इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x53 निकालने के लिए आइडियली हमें ये प्रोसेस यूज करना चाहिए, आइडियली। बट इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात ये है कि ये जो एक्सपेंशन गिवन है ना, ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन गिवन है। स्टैंडर्ड कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डू यू रिमेंबर कि x प्लस y टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? यू रिमेंबर, राइट? NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, इनका डिफरेंस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1। इस तरह से लास्ट टर्म क्या आएगा, NCn x टू द पावर 0 y टू द पावर n। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन है। अब इसी जो एक्सपेंशन को बेसिकली मैं अलग अलग टर्म्स का समेशन लिख रहा हूँ, सम करो ना अलग अलग टर्म्स को, तो क्या इसी एक्सपेंशन को मैं समेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ? ये जो अलग अलग टर्म्स है इसका एक जेनरिक टर्म लिखूंगा और उसको समेशन कर दूंगा। इसका जेनरिक टर्म क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा, x टू द पावर n माइनस के y टू द पावर k, राइट। इसका समेशन कर दूंगा फ्रॉम k इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ना k 0 से स्टार्ट होता है, बाय द वे k 1 से स्टार्ट नहीं होता, फर्स्ट टर्म में k 0 रहता है, ठीक है, 0 से लेके n, क्योंकि k 0 से स्टार्ट होता है ना और n तक जाता है, इसलिए हमारे n+1 टर्म्स आते हैं, एक टर्म हमेशा ज्यादा आता है इस पावर से। ठीक है, ये समझ आया सबको? तो इसका एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ समेशन नहीं होगा, ये समझ आया? इसमें डाउट है किसी को? अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो मुझे ये समेशन गिवन है, इफ यू कंपेयर दीज टू, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, ये k 0 से n तक है, ये m 0 से 100 तक है। ठीक है, 0 to n, 0 to 100। यहाँ पे NCK है, यहाँ पे 100 CM है, यानी n की वैल्यू मेरी 100 हो चुकी है और k की वैल्यू कितनी आ रही है, m। ठीक है, x टू द पावर n माइनस के, x माइनस 3 टू द पावर 100 माइनस m, 100 माइनस m। ठीक है, और y टू द पावर k 2 टू द पावर m। ठीक है, सो फिर नोटिस इस वाले पर्टिकुलर टर्म में जो x माइनस 3 है उसका बिहेवियर इसके x की तरह है, राइट, और यहाँ पे जो 2 है उसका बिहेवियर इस y की तरह है, इसका। ये समझ आया आप सबको कि ये जो मुझे एक्सपेंशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ समेशन, उसमें इसमें और इसमें मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो ये वाला टर्म इस x की तरह है और ये वाला टर्म इस y की तरह है। क्यों? क्योंकि इसमें रेज टू द पावर n माइनस के है, इसमें भी रेज टू द पावर n माइनस के है, इसमें रेज टू द पावर k है, इसमें भी रेज टू द पावर k है, k की पोजीशन वाला। दैट मीन्स कि इस पूरे टर्म को विच इज एनालॉगस टू दिस मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। व्हाट द पॉइंट? इस पूरे टर्म को क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, रिवर्स करके। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? तो अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो x क्या है उस वाले टर्म का, x माइनस 3। ये पॉइंट समझ आया? x इज रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस 3 इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड y इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। सो x प्लस y की जगह मैंने x माइनस 3 आई टुक एज अ सिंगल टर्म एंड आई एडेड 2। समझ आया सबको? और ये रेज टू द पावर n है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, तो उस समेशन को मैं डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख पा रहा।
जस्ट बिकॉज आई एम अवेयर कि ये जो फॉर्मूला है एक्सपेंशन का वो ऐसा दिखता है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख पाया, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ x-1 इक्वल टू x-1 रेज़ टू द पावर 100। अब इन्होंने क्या पूछा है, x टू द पावर 53 पूछा है, राइट। x टू द पावर 53 मतलब कि जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो मेरा k प्लस फर्स्ट टर्म होगा NCK x टू द पावर, अच्छा यहाँ के हिसाब से लिख देते हैं x टू द पावर 100, अच्छा 100 ही कर देता हूँ इसको मैं, 100 CK x टू द पावर 100 माइनस k एंड माइनस 1 टू द पावर k। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। और इसका मुझे पावर कितना चाहिए, यहाँ पे गिवन है 53, आई वॉन्ट दिस एज 53। ये समझ आया सबको। अगर ये 53 चाहिए, 100 माइनस के अगर 53 के बराबर हो तो k कितना हो गया, यहाँ पे लाया 47। तो दैट इज माई आंसर कि अगर मैं इस k की वैल्यू 47 डाल दूँ तो मेरा कोएफिशिएंट आ जाएगा। सो k की वैल्यू 47 डालूँ मतलब मैं 48 टर्म निकाल रहा हूँ, 100 C 47 x to the power 53, 100 minus 47 is 53 minus 1 to the power 47। ये समझ आया स्टेप, मैंने x की वैल्यू 47 डाल दी तो x to the power 53 का कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस 1 to the power 47 कितना हुआ, -1, सो माइनस 100 C 47, ये मेरा आंसर है। अभी ऑप्शन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे 100 C 47 है, माइनस 100 C 47 नहीं, सो 100 C 47 मेरा गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इसका सही आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वी विल यूज अ प्रॉपर्टी NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। ये वाला याद है सबको प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से क्या होगा, माइनस 100 C 53, ये दोनों आपस में बराबर है, 100 C 47 इज इक्वल टू 100 C 53, इसलिए नेगेटिव 100 C 53 इसका आंसर। समझ आया, दूसरा अगले क्वेश्चन में चले। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप चाहे तो ओरली भी कर सकते हैं, डोंट इवन हैव टू राइट नाउ, बिकॉज इवेंचुअली आई दैट्स व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट कि एवरी टाइम आप t प्लस k प्लस फर्स्ट टर्म निकालो एवरी टाइम। समटाइम्स अगर आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, इट विल मेक योर सॉल्यूशन वेरी फास्ट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। लेट a and b are two non-zero real numbers, fine, non-zero real numbers हैं। if the coefficient of x to the power 5 in the expansion this, एक एक्सप्रेशन दिया है ax square plus 70 upon 27 bx to the power 4। इस एक्सपेंशन में जो भी x to the power 5 वाला टर्म आएगा, जिसमें x to the power 5 प्रेजेंट है, उसका कोएफिशिएंट, ठीक है, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power -5। ये एक और एक्सपेंशन दिया है, इसमें जो x to the power -5 वाला कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, सॉरी x to the power -5 वाला जो टर्म प्रेजेंट है उसका कोएफिशिएंट, ये दोनों आपस में बराबर है, वो था इक्वल, ठीक है। देन इन दोनों को इक्वेट करके 2b की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन समझ आया। एक एक्सप्रेशन गिवन है ये, इसमें जो भी टर्म में x to the power 5 है उसका कोएफिशिएंट निकालना है। दूसरा एक्सप्रेशन गिवन है ये, इसके जो टर्म में x to the power -5 है उसका कोएफिशिएंट निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना, उससे कुछ b की वैल्यू आ जाएगी और जो भी b की वैल्यू आएगी उससे 2b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो पहले हम स्टैंडर्ड अप्रोच रखवाते हैं कि इसको एक्सपैंड करना है और x to the power 5 के कोएफिशिएंट निकालना है, तो उसका जनरल टर्म क्या होगा, tk + 1 वुड बी इक्वल टू 4ck ax² raised to the power 4 - k and 70 upon 27 bx raised to the power k। ये समझ आया मेरा जेनरिक टर्म। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में इसका डिफरेंस है पावर, सेकंड टर्म में डायरेक्टली इसका पावर। अब मुझे क्या चाहिए, x to the power 5 चाहिए। x to the power 5 हम देखिए डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, राइट। सो इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए
a तो मैंने कर दिया 4 माइनस के से पावर x को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, यानी 8 माइनस 2 के 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया 70 टू द पावर k 27b टू द पावर माइनस k, क्योंकि नीचे है ऊपर लेके गया तो माइनस k हो गया। और यहाँ पे देखिए x टू द पावर k आएगा, x टू द पावर उस k को क्या मैं यहाँ पे माइनस k करके ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली। ये वाला पार्ट जो मैंने ऐड किया इसको ऊपर लेके गया माइनस के और इसके साथ पूरा ऐड कर दिया। ये समझ आया सबको स्टेप? अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। मुझे x टू द पावर 5 का ही कोएफिशिएंट पूछा ना, यानी 8 माइनस 3 के शुड बी इक्वल टू 5। तो 3 के कितना हो गया? 3 के हो गया 1, ठीक है। सो अगर k की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो 4c1 a टू द पावर 3 x टू द पावर अगर हम निकालेंगे तो यही आएगा 5 एंड 70 टू द पावर 1 27b टू द पावर -1। ये आ गया x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट। इसमें जो ये हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया ना, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे कि मैं कौन से k वैल्यू पे मैं डायरेक्टली x टू द पावर 5 निकाल सकता हूँ। देखिए, अगर मैंने 4c1 निकाला मतलब ये वाला टर्म 4 माइनस 1 3 से रेज्ड होगा, यानी x टू द पावर 6 हो जाएगा। और 4c1 का ये वाला टर्म 1 से रेज्ड होगा, तो ऊपर 6 है नीचे 1 है, तो टोटल 5 ही बचेगा। तो आप सीधा 4c1 के अगेंस्ट के कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पॉइंट समझ रहे हैं? इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस बेसिक समझने के लिए, देखिए आपको कंफ्यूजन हो तो यही प्रोसेस कीजिए, बट इसमें टाइम लगेगा। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, x टू द पावर -5 निकालना है और ये एक्सपेंशन है। x टू द पावर -5 अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से सोचूं, यहाँ पे 7 का पावर है, 7c4 अगर मैं करता हूँ 7c4, तो ये वाला टर्म किससे रेज्ड हो जाएगा? 7 माइनस 4 3 से रेज्ड होगा, तो ये x क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या होगा? 8, राइट। 7c4 क्या ना, हाँ, तो ये पूरा 4 से रेज्ड होगा, तो नीचे x टू द पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 4 बैठा है, नीचे से -8 गया तो -4 आ गया। Am I looking for -4? No, I'm looking for -5. तो 7c4 apparently is not working out. 7c5 किया तो 2 का डिफरेंस आया तो x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर टू द पावर 5 हो जाएगा, तो 2 - 10 - 7। 7c4 से हो रहा है क्या? x क्यूब हो रहा है और नीचे आ रहा है 4 8। ओ या 7c4 से आ रहा है, बट आपको ये समझ आया 7c4 से कैसे आ रहा है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैं ऐसे करके भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, इसको वापस समझने के लिए आप ये समझिए कि मैं एक्सपेंशन ही कर रहा हूँ लेकिन मेंटली कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट होता है, अगर यहाँ पे 7 का पावर है यानी 7c0 का एक एक्सपेंशन होगा, 7c1 का एक टर्म होगा, 7c2 का एक टर्म होगा, 3 का टर्म होगा, राइट। सबके साथ अकॉर्डिंगली इसके पावर्स चेंज होते रहेंगे। सो कौन से टर्म में ऐसे पावर्स आएंगे दोनों में कि मेरा सूटेबल जो पावर -5 है वो आ जाए, दैट इज माई इंटेंशन। तो मैं एक एक करके मेंटली ट्राई कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो अगर मैं 7c1 लेता हूँ, अगर 7c1 लेता हूं तो ये वाला किससे रेज हो जाएगा? ax रेज हो जाएगा 7 - 1 6 से, और -1/bx² किससे रेज हो जाएगा? 1 से। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और x यहाँ पे x का पावर 6 है, यहाँ पे x का पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो अल्टीमेटली x का पावर आ जाएगा 4। ये समझ आ रहा है? नहीं? अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम स्टैंडर्ड मेथड फॉलो कर सकते हैं। ये थोड़ा फास्टर मेथड रहेगा कि हम मेंटली उस लेवल तक पहुंच जाएगी 7c1 से, तो यार उससे 4 आ रहा है, मुझे -5 चाहिए, यानी 7c1 से दूरी होगा। अगर मैं 7c4 डायरेक्टली सोचता हूं तो ax टू दी पावर क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंस 3 - 1bx² की पावर क्या हो जाएगा? 4। सो ये x क्यूब और ये 8 होगा, लेकिन ऊपर जाके -8 हो जाएगा, तो x टू दी पावर -5 आ रहा है x का पावर। तो 7c4 इज वर्किंग आउट फॉर मी, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर 7c4 इज वर्किंग आउट फॉर मी तो मैं क्या डायरेक्टली उसका कोएफिशिएंट लिख सकता हूं? अगर मैं डायरेक्टली उसका कोएफिशिएंट लिखता हूं तो क्या आएगा? एक तो आएगा 7c4 ax टू दी पावर 3 - 1bx² टू दी पावर 4।
ये कोएफिशिएंट नहीं, ये टर्म आ गया। अब इस टर्म का कोएफिशिएंट और इस टर्म का कोएफिशिएंट आपस में इक्वल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे मैंने प्रॉपर t के +1 निकाल के सॉल्व किया, यहां पे मैंने थोड़ा सा मेंटली सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, आपको इवेंचुअली मेंटली सॉल्व करने की आदत डालनी है, तभी क्वेश्चन फटाफट होंगे, नहीं तो इस प्रोसेस में टाइम चला जाएगा बहुत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेंटली करने के चक्कर में गलत कर दिया। अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप t के +1 वाला ही अप्रोच कीजिए, प्रैक्टिस करते करते आप मेंटली कर पाएंगे, बट इवेंचुअली वहां पहुंचना है। समझ गए? ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म से मुझे x⁵ का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। x⁵ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट 4c1 a³ x⁵ तो नहीं चाहिए, 70 डिवाइडेड बाय 27b, ये मेरा इससे कोएफिशिएंट मिला फर्स्ट एक्सप्रेशन से। सेकंड एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट क्या है, 7c4 a³ x को मैं इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि x⁻⁻5 हो जाता है, ये हो गया -1⁴ 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय b⁴। समझ आया? अब देखिए ये a³ कैंसिल, b कैंसिल और ये कैंसिल होके 3 बचेगा, और 4c1 into 70 upon 27 equal to 7c4 upon b³। सो b³ की वैल्यू क्या आएगी, ये निकालना पड़ेगा। 7 into 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बाय 4 3, मैं नहीं कर देता, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। b³ is 3/2, और नो b is 3/2, सॉरी। इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, सॉल्व करके देख लिया, और b इससे 2b हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग आप कर लोगे आराम से। समझ आया? ये सारे क्वेश्चंस है x के कोएफिशिएंट, x के पावर के कोएफिशिएंट निकालने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एक आध क्वेश्चन आएगा ही डेफिनेटली, आपके स्कूल में भी आएगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, इसी लाइन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये एक एक्सपेंशन गिवन है, ये इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, रेज़ टू द पावर 124 है, विच आर इंटीजर्स। सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इन दिस एक्सपेंशन, जो इंटीजर्स है यानी होल नंबर्स है, जिसमें डेसिमल्स नहीं है या फ्रैक्शंस नहीं। ठीक है, -1 -2 0 1 2 इस टाइप के नंबर्स होंगे, इनको सॉल्व करके ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन अगर मैं करता हूं, एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, t के +1 ही लिखते हैं, जनरल टर्म ही लिखते हैं। 124 c के, ठीक है, √5 to the power 124 माइनस के, एंड 4th root 11 would be raised to the power k। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते, 124 c के 5 to the power, ये हाफ कर सकता हूं, यानी 62 माइनस k/2 लिख सकता हूं, 5 to the power 62 माइनस k/2, एंड 11 to the power k/4 लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन कि पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन व्हिच आर इंटीजर्स। ठीक है, ये मैंने जेनरिक टर्म लिखा है। ठीक है, अब सोचिए मैंने k को 0 ले लिया, फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं, 124 c0, ये तो हमेशा ही इंटीजर होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 5 रेज़ टू द पावर 62 माइनस 0 हो जाएगा। 5 रेज़ टू द पावर 62 इंटीजर होगा कि नहीं, इट्स अ होल नंबर ना, 5 रेज़ टू द पावर 62 में कोई डेसिमल आएगा ही नहीं। सिमिलरली 11 रेज़ टू द पावर 0 इंटीजर होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए k को 1 ले लेता हूं, दिस इज 1, आई मीन 24 c के 1 इज नो, c1 इज इंटीजर, इसमें कोई इशू नहीं है। 5 रेज़ टू द पावर 62 माइनस 1/2, यानी 5 रेज़ टू द पावर 61 एंड हाफ। ठीक है,
मतलब इसमें 5 रेज़ टू द पावर 61 इंटू √5 आ जाएगा। हाफ को मैं अलग करूं तो √5 लिख सकता हूं। जैसे ही √5 आएगा ये इंटीजर नहीं रहेगा, और यानी जब मैं k की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो ये 62 माइनस हाफ यानी 61.5 यानी 5 रेज़ टू द पावर 61 इंटू √5 ऐसा हो रहा है। √5 आते ही ये नॉन इंटीजर होता जा रहा है, रादर इरेशनल हो गया। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 मेरा वर्कआउट नहीं करेगा। आई वोंट इवन गो हियर क्योंकि मेरा पहला टर्म ही इरेशनल हो गया। आर यू गेटिंग व्हाई k इक्वल टू 1 इज नॉट वर्किंग? सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव साइड भी चला जाता हूँ, वैसे k तो हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते। यस, सो हमारा इंटेंशन ये है कि हम k की वैल्यू ऐसा चूज करें फॉर 5 कि ये हमेशा इंटीजर है। ये जो डिफरेंस है ना 62 माइनस k/2 हमेशा इंटीजर है। ठीक है, इसको हमेशा इंटीजर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, k की वैल्यू हमेशा 2 के मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे कि 4 डाला तो 62 माइनस 4/2 इज 2, 60 आ जाएगा। k की वैल्यू अगर 6 डाली तो क्या हो जाएगा, 62 माइनस 6/2, 6/2 इज 3 तो 59 हो जाएगा। 5 रेज़ टू द पावर 59 इज फाइन, एब्सोल्यूट इंटीजर। हाँ, वो इवेंचुअली होंगे, लेकिन 5 के लिए 2 के मल्टीपल्स वर्कआउट कर रहे हैं मेरे। ठीक है, अब 2 के मल्टीपल्स मुझे चाहिए, अभी तक समझ आ गया मुझे। उसके बाद जब मैं 11 पे जाता हूँ, 11 मुझे रेज़ टू द पावर k/4 दिखता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स डालता हूँ, मान लीजिए k की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो 11 रेज़ टू द पावर 2/4 हो गया, यानी 11 रेज़ टू द पावर हाफ हो गया। यानी अब 2 के मल्टीपल्स में भी मुझे यहाँ पे रूट मिल रहा है, देखिए √11 मिल गया। सो 2 के मल्टीपल्स भी काम नहीं कर रहे। एज पर 11 मुझे 4 के मल्टीपल्स चाहिए, एज पर 5 मुझे 2 के मल्टीपल्स चाहिए, क्योंकि एज पर 5 2 के चाहिए, एज पर 11 4 के चाहिए, तो 4 के मल्टीपल विल सुपरसीड, क्योंकि 4 के मल्टीपल ऐसे होंगे जो 2 के मल्टीपल भी होंगे, 4 के भी होंगे, लेकिन 2 के मल्टीपल ऐसे नहीं होंगे जो 4 के होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल मल्टीपल्स, सारे के जो मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 4 कितने हो सकते हैं? क्या 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म 0 हो गया, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 4, 8। फाइनल टर्म कहां तक जाएगा? क्या 124 मल्टीपल ऑफ 4 है? 124। तो ये सारे टर्म्स मेरे मल्टीपल ऑफ 4 से। कितने टर्म से कैसे निकालेंगे? एपी करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप 4 से डिवाइड कीजिए, लेकिन उसमें 0 एडेड नहीं होगा, 0 ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 432 नहीं ना, 33 हो गया ना। कैसे? ऑलराइट, ठीक है, 31 आता है, 32 आंसर। ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके। हाँ, दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसान रहता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें पूछा गया है फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन दिस रेज़ टू द पावर n। एक एक्सपेंशन दिया है, कोई भी एक्सपेंशन दिया हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है। 4th टर्म अगर स्टार्टिंग से निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं, T4 यानी NC3 निकालना होगा, 4th टर्म आ जाएगा आपको, राइट। लेकिन ये कह रहा है एंड से निकालना। ठीक है, अब इसके ना तरीका तो, अच्छा इसके 2 तरीके निकालने के। एक तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, n माइनस के प्लस 2, n माइनस के प्लस 2। अगर आप ये वाला टर्म निकाल देंगे ना तो आपका n से 4th टर्म आ जाएगा +2 सर। ये क्या है, इसमें n क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड n होता है, यानी 9 हो गया इस केस में, जो हमेशा n हम यूज करते हैं ना, NCR वाले। माइनस के, k क्या है, एंड से कौन सा टर्म निकाल लो, 4, एंड से 4th टर्म निकालो इस क्वेश्चन में, तो k 4 हो गया, और उसमें बस एक 2 ऐड कर दीजिए बाद में। आंसर क्या आया, 7th। यानी अगर आप स्टार्टिंग से 7th टर्म निकालेंगे तो वो एंड से 4th टर्म होगा। तो आप क्या कीजिए, T7 निकाल लीजिए, आपका आंसर है। समझ आया? n माइनस के प्लस 2, ये डायरेक्ट अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं। एक और तरीका है जो मुझे आसान लगता है, जिसमें मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता। अगर इसका एंड से 4th टर्म, इनको अगर मैं स्वैप कर देता हूँ ना, -2/x² + x³ / 2 रेज़ टू द पावर 9, ऐसे लिख देता हूँ।
x को बाद में लिखा, y को पहले लिख दिया। अब मैंने ये स्वैप करके लिख दिया रेज़ टू द पावर 9। अब इसका जो फोर्थ टर्म होगा ना वो इसका एंड से फोर्थ टर्म होगा। स्वैप करने के बाद इसका स्टार्टिंग का जो फोर्थ टर्म है वो ओरिजिनल के पीछे का फोर्थ टर्म है। समझ आया? x प्लस वाई टू द पावर n, इसका जो एंड का फोर्थ टर्म है वो y प्लस एक्स टू द पावर n में स्टार्टिंग का फोर्थ टर्म। समझ आया? x प्लस वाई का जो एंड से फोर्थ टर्म होगा वो y प्लस एक्स का स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म होगा। तो आप बस इसको स्वैप कीजिए और आप फोर्थ टर्म डायरेक्टली निकाल लीजिए, जितना फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है टर्म्स निकालने का। एक ये भी तरीका, या फिर आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, ये n माइनस के प्लस 2। ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके चक्कर में मुझे फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता। तो यहाँ से -2 +2 की जगह कभी +4 या +1 ऐसे गलतियां नहीं होंगी, और लेस प्रेशर ऑन योर ब्रेन। और कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया ना जहाँ पे बीच में कहीं पे ऐसे लिख दिया कि एंड का फोर्थ टर्म ऐसा है, तो आप सिंपल लॉजिक यूज करके इसको स्वैप करके भी सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे फॉर्मूला फिट कैसे करना है वो टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो सोल्यूशन दिखाया है इसमें 7th टर्म निकाला है 9 - 4 + 2 करके और सीधा सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशन व्हाटसोएवर। हाँ, इन्होंने ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी दिया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। 4th टर्म फ्रॉम द एंड, इसको स्वैप करके लिख दिया और वही सेम आंसर है। ठीक है, ओके। अब एक और टॉपिक, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं बोथ सीबीएसई में एंड इसमें। अच्छा, सीबीएसई में बाइनोमियल थ्योरम है क्या? है क्या? इज इट पार्ट ऑफ द कोर्स? कोई बीच में कहीं हटा दिया था मेरे ख्याल से, बट एनीवेज हो या ना हो आप देख लीजिएगा। मिडिल टर्म निकालना, ठीक है, एनी एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? अब ये वाला अप्रोच है। अगेन इस टर्म पे भी, इस मिडिल टर्म जैसे हमने एंड से फोर्थ टर्म या एंड से nth टर्म, एंड से nth टर्म निकालने का जो हमने सीखा, मिडिल टर्म निकालने का भी एक फॉर्मूला रहता है। बट आई जनरली डोंट सजेस्ट अ फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में काम नहीं करता। जैसे ही आपके ये x प्लस वाई एन, इसमें ये रूट आप में आ जाता है या फिर फ्रैक्शनल पावर में आ जाता है कोई भी, तो ये फॉर्मूला जो इसका होता है वो काम नहीं करता। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल अप्रोच रखेंगे कि कौन से एक्सप्रेशन का क्या मिडिल टर्म है, डायरेक्टली वो वाला टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गिवन है x प्लस वाई टू द पावर 6। x प्लस वाई टू द पावर 6 में कितने टर्म्स होंगे? 7 टर्म्स होंगे। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 7 टर्म्स का मिडिल एकदम बीच में कौन सा टर्म होगा? 1 2 3 4 5 6 7। सो आगे से 3 छोड़ा, 4th आया, पीछे से 3 छोड़ा, तो बीच में मेरा मिडिल टर्म होगा। तो जहां पे ये इवन नंबर है ना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनेंगे, सीधा बीच वाला टर्म होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6/2 कर दीजिए, यानी आधे निकाल दीजिए, उस पर 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका वो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो इस केस में 3 + 1 4th आपका मिडिल टर्म होगा, तो आप सीधा T4 निकाल दीजिए। ये तो मेरा तब हुआ जब पावर इवन में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनेंगे। लेकिन जब पावर ऑड में, जैसे यहाँ पे 13 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे? 14। अब 14 मतलब कि पहले 7 टर्म्स होंगे, बाद में और 7 टर्म्स होंगे, तो इसमें मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। इसलिए इसका 7th टर्म और इसका 8th टर्म, दोनों टर्म्स मिलके मिडिल टर्म्स होंगे, दोनों ही मिडिल टर्म्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 6 टर्म्स है, तो 5 6, तो 3rd एंड 4th दोनों मिडिल टर्म्स हैं, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, जब रेज टू द पावर एन ऑड नंबर होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे तो 2 मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, अब मिडिल टर्म कैसे निकाले? देखिए, वहां पे 13 था, तो 13 पे 1 ऐड कीजिए और फिर 2 से डिवाइड कीजिए, तो 7 मेरा मिडिल टर्म होगा, वन ऑफ द मिडिल टर्म। नेक्स्ट मिडिल टर्म डायरेक्टली आप 8 लिख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, तो 2 मिडिल टर्म्स होगा। सो एक तो n + 1/2 से निकल गया फर्स्ट मिडिल टर्म, सेकंड मिडिल टर्म, अगला जो नंबर है, याद रहेगा। सो इस क्वेश्चन में आपको T7 भी निकालना पड़ेगा, T8 भी निकालना पड़ेगा, 2 मिडिल टर्म्स होगा।
ये लॉजिक याद रहेगा, आई डोंट थिंक इट्स मच डिफिकल्ट। एंड से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो याद है ना सबको, वो भी लॉजिकली स्वैप कर दीजिए और स्टार्टिंग का निकाल लीजिए, या फिर अगर फॉर्मूला याद रहता है तो वो ठीक है। मिडिल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, आधा कर दीजिए बस, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अभी हमने पढ़ा ना, इसे कोई थोड़े फॉर्मूला फॉर्म में लिखा है कि व्हेन n इज इवन तो हम आधा करके उसमें एक ऐड कर देते हैं, एंड व्हेन n इज ऑड तो हम उसमें एक ऐड करके फिर आधा करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मिडिल टर्म आ गया। सेकंड मिडिल टर्म इन्होंने n+3/2 किया। आप यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ना उस पर +1 कर देंगे तो सेकंड मिडिल टर्म भी आ जाएगा। n+3 करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से फर्स्ट निकालिए, उसमें 1 ऐड करके सेकंड में निकाल लीजिए, ठीक है। ओके, अब एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं, मेंस का। इसमें पता है आप कहाँ फंसोगे, आप बाइनोमियल में नहीं फंसने वाले, आप ट्रिग्नोमेट्री में फंसोगे। ये देखते ही आप घबरा जाते हो, राइट? नहीं घबराना, एकदम सिंपल है, आपको मैं समझाता हूँ। पहले बाइनोमियल वाला फोकस करते हैं। इफ द मिडिल टर्म ऑफ एन एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसने खुद ही मिडिल टर्म दे दिया इज इक्वल टू 7/8, देन x इज इक्वल टू व्हाट? सिंपल क्वेश्चन। एक एक्सपेंशन दिया है, एक्सपैंड करो, मिडिल टर्म फाइंड आउट करो, उसको इक्वेट कर दो 7/8, उन्हें मिडिल टर्म की वैल्यू भी दे रखी है, और कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल लो, और इसमें से कौन सी वैल्यू है x की वो आपको निकालना है, ठीक है। चलो इसका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? 10 इसका पावर है, यानी टोटल टर्म्स कितने होंगे? 11, तो मिडिल टर्म क्या होगा? 11 + 1/2, 6, यानी T6 मेरा मिडिल टर्म होगा। T6 में मुझे 10C5 लिखना होता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, T के +1 होता है और ये K होता है, यहाँ पे 10C6 मत लिखिएगा कभी भी गलती से, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक बाय द वे, ठीक है। 10C5 1/x⁵, ये भी 5 होगा, 10 - 5 is 5, देन x sin x⁵, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7/8। इसमें कुछ है ही नहीं यार, ये तो डायरेक्टली कैलकुलेशन है। इसका कैलकुलेट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1/x⁵, x⁵ sin 5x, 8 7s are 56, 56 + 7 63/8। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, sin 5x, ये क्या आएगा? sin 5x। कोई बता सकता है कैलकुलेट करके? या सोल्यूशन देख लूं मैं? देख लूं सोल्यूशन, या कोई बता रहा है? वन बाय 32, sin x⁵ इज 1/32, ठीक है। तो sin x कितना हो गया? ये सॉल्व कर लेंगे ना, I'm assuming ये सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, फैक्टोरियल वगैरह सब याद हो गया ना, ठीक है। तो sin x कितना हो गया? 1/2, ठीक है। बट यहाँ पे तो 1/2, अच्छा sin x 1/2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? हाफ कब होता है? 30 डिग्री, π/6, लेकिन यहाँ पे तो π/6 के बहुत सारे ऑप्शंस है n के साथ, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर है? अब इसको अगेन आंसर निकालने के दो तरीके, एक होता है कि आप लॉजिकली आंसर निकालो, और एक होता है रट लो। ये एक ऐसा सिनेरियो में जहां पे रटना प्रेफर करवा दो, ठीक है। sin x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। x इक्वल टू π/6 इज वन आंसर, पर आप ये एग्री करते हो इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि हाफ मेरा कहां पे आ रहा है? 30 डिग्री पे आ रहा है। क्या यहाँ के 30 डिग्री पे भी हाफ आंसर आएगा साइन का? अगर मैं नेगेटिव x से ऊपर जाऊं, अगर मैं एक चक्कर मार के आऊं यहाँ पे, फिर से मेरा हाफ आंसर आएगा, यानी π/6 में अगर मैंने पाई ऐड कर दिया तो भी हाफ आंसर आएगा। ओ सॉरी, नॉट पाई, 2 ऐड किया, 2 का चक्कर मारा, ठीक है। अगर मैंने पाई से माइनस भी कर दिया π/6 को, यानी यहां तक आया, फिर ऊपर 30 डिग्री चला गया, तो भी हाफ आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन का क्वाड्रेंट है, यहाँ पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस से आप ऊपर नीचे कैसे भी जाओ, सेम डिग्री में आपको सेम आंसर ही आता है, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। सो आंसर सिर्फ एक नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, जिसको कहते हैं जनरल सोल्यूशन,
ठीक है, तो अगर आप साइन का जनरल सोल्यूशन रट लेंगे ना तो आप सीधा यहां से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में मैं सजेस्ट करूंगा साइन कॉस टैन तीनों का जनरल सोल्यूशन रट लीजिए, सो दैट बार बार ये हिसाब न लगाना पड़े। ठीक है, तो आपको मैं पहले जनरल सोल्यूशन बता देता हूं। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए पहले आपको स्पेसिफिक सोल्यूशन एक तो निकालना ही पड़ेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। नेगेटिव है तो सेकंड थर्ड फोर्थ में हो सकता है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका फर्स्ट स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू π/6। ठीक है, सो ये जो π/6 है ना, इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूं। ठीक है, इस एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूं। अब साइन का जेनेरिक सोल्यूशन ये हमने बाय द वे पढ़ा हुआ है, आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपको साइन x का जेनेरिक सोल्यूशन निकालना है तो होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा क्या है, ये जो मैंने स्पेसिफिक सोल्यूशन निकाला था वो, ये अल्फा मेरा स्पेसिफिक सोल्यूशन होगा, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में एक जेनेरिक सोल्यूशन निकाल सकता हूं इन केस ऑफ साइन। ठीक है, टैन क्या होता है, ये n पाई सेम रहेगा, ठीक है, प्लस अल्फा, बस। ठीक है, याद रहेगा। कॉस क्या होता है, n पाई की जगह 2n पाई हो जाएगा और प्लस की जगह प्लस माइनस हो जाएगा अल्फा। 2n पाई क्या होता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है, 2n करते एक चक्कर लग जाता है ना वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसके फिर ऊपर जाओ तो कॉस पॉजिटिव, नीचे भी जाओ तो कॉस पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस अल्फा, कहीं पे भी जाओ पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, सो साइन का जेनेरिक सोल्यूशन ये है, टैन का ये है, कॉस का ये है, ये रट लो। ठीक है, सो अब मेरा π/6 आंसर आया था, तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सी। गॉट इट। इसलिए वो जेनेरिक सोल्यूशन याद लीजिए, फिर आप घबराओगे नहीं क्वेश्चन को देख के कि यार बाइनोमियल तो कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाएंगे, नहीं फंसोगे। हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपने पूरा पढ़ा हुआ है, रिवीजन की जरूरत है, एक बार रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे ना तो सब कंसोलिडेट होगा आपके दिमाग में कि हाँ ये पढ़ा था, वो याद आना, वो सेट होने लगेगा दिमाग। ठीक है, एंड वन थिंग ऑलवेज हेल्प्स, दैट इज सेल्फ स्टडी ऑलवेज हेल्प्स, दैट इज द बेस्ट टूल एनीवन कैन। एक गुड स्कोरिंग स्टूडेंट और एक पुअर स्कोरिंग स्टूडेंट में डिफरेंस दिमाग का नहीं है, सेल्फ स्टडी कर लो और कुछ नहीं। जो जितना सेल्फ स्टडी करेगा उसके उतने बेटर मार्क्स आएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, शैल वी मूव ऑन। ओके, अब ना बाइनोमियल एक्सपेंशन के दो बहुत ही स्पेसिफिक केसेस हम पढ़ने वाले, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है और बहुत इजी केसेस भी है। वो ऐसे केसेस है जो आपको इवेंचुअली रट लेना पड़ेगा। ठीक है, वो केसेस है 1 प्लस x टू द पावर n। ठीक है, एक ये केस है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो आइडियली जो एक्सपेंशन अभी तक हमने सीखा है वो क्या होता है, nc0 1 टू द पावर n minus 0 is n, x to the power 0 plus nc1 1 to the power n minus 1 x to the power 1। ऐसे करते करते ncn 1 to the power 0 x to the power n, ऐसा एक्सपेंशन होगा जो हमने सीखा है। अब इसमें आप ऑब्जर्व करो कि 1 के जितने भी टर्म्स है सब हट जाएंगे, ये सब 1 ही है। सो मैं इसको डायरेक्टली nc0 इसको प्लस nc1 x टू द पावर 1, ये वाला 1 इधर ही रहेगा, प्लस nc2 x टू द पावर 2, nc3 x टू द पावर 3, करते करते ncn x टू द पावर n। मच इजियर टू लर्न, क्योंकि 1 सब कुछ हटा देता है, सिर्फ यही बचता है। तो ये याद रखना बहुत ईजी है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट क्या है तो सीधा nc3 आ जाना चाहिए। इसमें देखिए कोएफिशिएंट सारे क्लीन है, कुछ x की तरफ से कंट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा, दूसरा तो 1 है तो 1 की तरफ से कुछ आएगा ही नहीं। सो फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट nc3, nth टर्म का कोएफिशिएंट, nth टर्म का ये नहीं होगा, nth टर्म का होगा ncn-1, ये n प्लस फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये n प्लस फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, n प्लस n फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है nc0। ठीक है, ये ऐसे रटा होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे x प्लस 1 की जगह मैंने अगर n1 प्लस x की जगह 1 माइनस x कर दिया तो क्या होगा, ये सारे माइनस में चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अभी जो इवन पोजीशंस होंगे वहां पे तो माइनस फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो ऑड पोजीशंस होंगे वहां पे माइनस सस्टेन होगा, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, जहाँ पे x1 है यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
जहां पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर वुड अगेन भी प्लस। जहां पे एक्स क्यूब है फिर से माइनस आ जाएगा। जहां पे एक्स टू द पावर एन है वो एन के हिसाब से प्लस माइनस होगा, हमें पता नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव नेगेटिव है उस हिसाब से हमारा माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो x प्लस 1 टू द पावर n इज दिस, x1 माइनस एक्स टू द पावर n इज दिस, बट यहाँ पे नेगेटिव साइंस आएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिक इसको एज अ आइडेंटिटी याद रख लीजिए आप। ये क्वेश्चन देखिए प्लीज। if in the expansion 1 plus x to the power n 1 minus x to the power n the coefficient of x is 3, ये बोल रहा है x का जो कोएफिशिएंट है, यानी x का पावर की बात नहीं हो रही, x क्यूब की बात नहीं हो रही, x के कोएफिशिएंट के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन ट्रू होगा। क्वेश्चन समझिए फिर से। दो एक्सपेंशन दिए हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हो। उस मल्टीप्लिकेशन में एक कोई x का टर्म आएगा जिसका कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वो कोएफिशिएंट से इक्वेट करके कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर m है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, x मतलब क्या हो गया, x टू द पावर 1 हो गया, यानी मुझे x का पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए, और x के पावर 1 वाला जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, mc0 mc1 इंटू एक्स mc2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते मल्टीपल टर्म्स आएंगे। सेकेंड का एक्सपेंशन इंटू nc0 प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ऐसे करते करते एंड तक n लिखा ना। हाँ, अब देखिए मुझे x टू द पावर 1 वाले एक्सप्रेशन चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है आप लोगों को पता है ना, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट को उठा उठा के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर उनको ऐड करता है। तो अगर मैं mc0 उठाऊं तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x का कोई भी कोएफिशिएंट आएगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x का कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं कुछ, मतलब x का कोई टर्म ही नहीं आएगा। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x का पावर क्या आएगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं x का पावर क्या आएगा, 1, यानी उसका जो कोएफिशिएंट है मुझे चाहिए, x टू द पावर 1 का ही कोएफिशिएंट चाहिए, राइट। मुझे समझ आ रही है। सो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, mc0 इंटू नेगेटिव ऑफ nc1, ये मेरा कोएफिशिएंट बन गया, x पावर 1 का पहला टर्म है। अब मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो x का पावर 2 आ गया, और इसके आगे सब x के हायर ही पावर आते रहेंगे, तो मुझे और टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, वो चाहिए ही नहीं मुझे। अब सेकेंड टर्म पे आता है, सेकेंड टर्म को जब nc0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो x का पावर क्या आएगा, इसमें x 1 है, इसमें x है ही नहीं, तो x का पावर फिर से 1 आ जाएगा, यानी इस टर्म को मल्टीप्लाई करके जो कोएफिशिएंट बनेगा वो फिर से मुझे चाहिए। क्यों, क्योंकि x के पावर 1 के कोएफिशिएंट्स मुझे चाहिए। तो ये हो गया mc1 इंटू nc0। मुझे याद नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये और ये देखना पड़ेगा, मेरा हो जाएगा नेक्स्ट mc1x और माइनस nc1x स्क्वायर, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो वो टर्म्स उसका कोएफिशिएंट चाहिए नहीं, मुझे x टू द पावर 1 का ही चाहिए, यानी फर्दर जो भी मल्टीप्लिकेशन होंगे उसमें x टू द पावर 1 से हायर ही आएगा पावर। सो आई डोंट नीड एनी फर्दर कोएफिशिएंट्स, तो मेरे यही दो कोएफिशिएंट्स आने वाले, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, 3 गिवन है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, mc0 क्या होगा, रिजल्ट याद किया था हमने 1, ठीक है। nc1 क्या होगा, n प्लस mc1 m, nc0 1 इक्वल टू 3, तो क्या हो गया m माइनस n इक्वल टू 3 आ गया।
यानी फर्स्ट ऑप्शन लीजिए। ये समझिए जरा मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, इसलिए ये रिजल्ट्स भी एकदम फटाफट याद होने चाहिए, इसको कैलकुलेशन नहीं करना। MC0 इज 1, NC1 इज n। ये हमने याद किया था कि रिजल्ट्स, राइट? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, समझ आया क्या है? क्योंकि इसी के बड़े बड़े वर्जन्स आगे आने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये जो हमने कैलकुलेट किया ना कोएफिशिएंट, ये हमने ऑब्जर्व करके किया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको एक एक करके देखना पड़ेगा और ऑब्जर्व करके लिखना पड़ेगा आंसर। ऑब्जर्वेशन मिस हुआ, आंसर गलत हो। ठीक है, अच्छा, यू वांट टू राइट डाउन? हाँ, लिख दो आंसर। समझ आ रहा है आपको जितना किया हमने अभी तक आज या कल भी जो किया था? ठीक है, ओके। अनदर क्वेश्चन ऑन सिमिलर लाइन। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18, इस बार सिंपल सा नहीं, इस बार 18 दे दिया। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स के प्रोडक्ट दिए, उसमें भी एक गंदा सा टर्म। पहला टर्म है 1 प्लस एक्स, अगला है 1 माइनस एक्स टू द पावर 10, अगला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 9। इसमें मुझे x ऑफ 18 का कोएफिशिएंट निकालना और बताना है उसमें से कौन सा आंसर। ठीक है, अच्छा, ये कुछ आपको याद दिला था एनी फॉर्मूला, या फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ कोई फॉर्मूला याद दिला था? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस, हाँ, विदाउट द पावर। अगर मैं विदाउट द पावर 1 माइनस एक्स इंटू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ठीक है, याद आया कुछ? अभी पढ़ा था हमने, आ गया ना याद? बट ऑब्वियसली इसमें हम डायरेक्टली लगा नहीं सकते। यहाँ पे पावर 10 है, यहाँ पे पावर 9 है, तो हम इसको तो पावर 9 कर सकते हैं ना। इसमें से एक 1 माइनस एक्स में बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर इसमें से एक 1 माइनस एक्स मैंने बाहर निकाल दिया, मान लीजिए इसको हटा के 9 कर दिया, तो एक 1 माइनस एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों का कॉमन पावर हो गया, यदि दोनों को मिला के रेज टू द पावर 9 लिख सकता हूँ। समझ आ रही है? सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एज पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 9। ये दोनों मिला के, ये समझ आएगी नहीं बताऊंगा मुझे? नहीं, हाँ ना, समझ आया? अच्छा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बैठा है और 1 प्लस एक्स भी है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ, अब होपफुली हम कुछ कर पाएंगे। इसको क्या करूंगा ना, थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दूंगा मैं, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि x टू द पावर 18 कहाँ पे आने वाला है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको अगर एक्सपैंड करता हूँ तो क्या होगा? 9c0, इसके साथ तो कुछ नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं, ये टू द पावर 0 हो जाएगा, तो इसका कुछ नहीं है, प्लस 9c1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर। अच्छा, एक काम करते हैं, अब क्योंकि माइनस आ गया ना, ये प्लस लिखना ही हम छोड़ देते हैं। हम वो हैबिट क्रिएट करते हैं कि नेगेटिव आएगा तो ऑड पावर में हम उसको नेगेटिव कर देंगे। 9c1 एक्स क्यूब टू द पावर 1 प्लस 9c2 एक्स क्यूब टू द पावर 2 माइनस 9c3 एक्स क्यूब टू द पावर 3। इस तरह से एंड तक जाएगा। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? मुझे क्या चाहिए? x टू द पावर 18। इसको ध्यान रखिए, हमेशा इसको माइंड में रखिए कि इस वाले पावर का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अगेन ये ब्रैकेट खोलूंगा, फिर एक एक टर्म मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा हर एक टर्म से। हर एक टर्म की मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? x टू द पावर 18 चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट टर्म में तो x पावर 0 है, सेकेंड टर्म में x3 है, अगले टर्म में x6 है, अगले टर्म में एक x9 है। तो x टू द पावर 18 कौन से टर्म में आएगा? अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें x टू द पावर 18 कौन से टर्म से आएगा?
कैसे? अच्छा नहीं, NC6 से क्या आएगा देखिए, 9C6 में x क्यूब टू द पावर 6 हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं 6 में पहुंचूंगा प्लस 9C6 x क्यूब टू द पावर 6 हो जाएगा। ये एक एक करके बढ़ता जा रहा हूँ, बीच में एक ऐसा टर्म भी आएगा और प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें x टू द पावर क्या हो गया 18, तो मेरा कोएफिशिएंट एक तो ये आएगा 9C6। समझ आया ये स्टेप क्या किया मैंने? मैं इसको एक्सपैंड करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं अंधाधुन एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं वहीं तक रहूंगा जहां तक मुझे चाहिए। मुझे चाहिए x टू द पावर 18। क्यों? क्योंकि मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूँ, इसकी तरफ से x को कोई पावर कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो x के पावर है वही मेरे काम के। तो x टू द पावर 18 कब आएगा? जब 6 चीज़ें 18 हो रहा है, तो वो 9C6 में हो रहा है। 9C6 x क्यूब टू द पावर 6, यहाँ पे x की पावर 18 हो गई, तो 9C6 मेरा पहला कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऐड होगा, क्यों? क्योंकि और ज्यादा सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग हमारा कौन सा टर्म आ रहा है। अब जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कौन सा टर्म चाहिए होगा? यहाँ पे 18 का ऑलरेडी 2 कॉन्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी समथिंग लाइक x टू द पावर 16 यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो x टू द पावर 18 होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे x के जो पावर्स है, यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, सब 3 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं। क्या 3 के मल्टीपल में x टू द पावर 16 आएगा? कभी आएगा ही नहीं। तो जब हम x स्क्वायर को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी x टू द पावर 18 आएगा ही नहीं। x टू द पावर 18 सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो भी जब इस टर्म को, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं, यानी हमारा आंसर ही हो गया। ऐड कर देते 84, इसको सॉल्व करेंगे 84 आंसर आएगा। प्लीज घर पे ट्राई कीजिएगा ये सब। मैं एक एक क्वेश्चन को रिपीट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आसान वाले भी मुश्किल वाले भी। आसान वाले से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, मुश्किल वाले से एक्चुअल PYQs कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, ये वाला एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन गिवन है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको करने को दे देता, लेकिन इस क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा कि एक आध तो मल्टीप्लाई करके आसान कर दिया। इसमें सारे एक्सपेंशन एकदम अलग है। एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 है, एक 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7 है, और एक 1 प्लस एक्स 4 टू द पावर 12 है। तो द ओनली थिंग दिस क्वेश्चन नीड इज पेशेंस। इसमें ना कोई फार्मूला है, ना कुछ बहुत मल्टीप्लीकेशन है खतरनाक, कुछ नहीं। पेशेंटली ऑब्जर्व करके आपको बस कोएफिशिएंट लिखते जाना है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या निकालना है? x टू द पावर 11 का कोएफिशिएंट। ये ध्यान रखिए हमेशा, हमें 11 चाहिए, ठीक है। अब 3 एक्सपेंशंस गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 टू द पावर 7 टू द पावर 12। तीनों को हम थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करेंगे और देखेंगे कौन से मल्टीपल में मुझे x टू द पावर 11 मिल जाता है, ठीक है। आप ये समझ आ रहे हैं ना, इनके मल्टीप्लीकेशन कैसे चलेंगे? इसको एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म को सबसे मल्टीप्लाई करते करते ऐड करते रहेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। उसमें 2 टर्म्स थे, इसमें 3 टर्म्स है। तो पहले टर्म को जब मैं एक्सपैंड करूंगा क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का NC0, NC1 एक्स स्क्वायर, NC2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4। मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। NC3 x6, ठीक है। हमें 11 तक चाहिए ना, ठीक है, आगे का भी लिख देते हैं। NC4 x8 प्लस NC5 x टू द पावर 10 चाहिए हमें। अच्छा, NC5 x10 पे आ गया। अगला NC6 किस पे आएगा? x का पावर क्या आएगा? NC6 पे 12 आएगा। 12 चाहिए हमें, 12 से छोटा चाहिए तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। समझ आ गया? तो आगे डॉट 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 करके छोड़ देना। समझ आया ना? x टू द पावर 12 क्यों नहीं लिखा? क्यों अननेसेसरी लंबा नहीं करना, ऑलरेडी काफी लंबा, ठीक है। इनटू अगला टर्म क्या है?
1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 7। प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है। हाँ तो सर उसमें एलसीफाई का ओ राइट राइट, क्योंकि 4 पे रुक जा रहा है। गॉड, प्रॉब्लम क्या है, मैंने इतना लंबा जो एक्सपेंशन कर दिया उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 4 पे रुक जा रहा है। ठीक है, सो 4c0 x का कुछ भी पावर नहीं है, 4c1 x स्क्वायर, 4c2 x 4, 4c3 x 6, 4c4 x 8। ये खत्म ही हो गया सर। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने एक्सपैंड कर दिया, सेकंड टर्म का एक्सपेंशन 7 पे है। 7c1 कुछ भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा, 7c1 x क्यूब होगा, 7c2 x 6, 7c3 x क्यूब 3 9, 7c4 x 12। एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए तो ये भी हटा ही देते हैं, x12 आ गया। अगला x12 था तो मैंने हटा दिया, आई डोंट नीड इट, मुझे x11 तक ही जाएगा। अगला टर्म 1 प्लस x टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 12, 12c0, 12c1 x टू द पावर 4, 12c2 x टू द पावर 8। 8 का अगला क्या आएगा, फिर से 12 आएगा तो और नहीं चाहिए, राइट, 4 से 12 हो जाएगा। तो इसका अगला टर्म भी नहीं लिख रहा हूं मैं, यहीं पे एक्सपेंशन स्टॉप करके डॉट 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 डाल रहा हूं। अब आप फिर से समझे मैंने क्या किया है, फर्स्ट टर्म को एक्सपैंड किया है, x8 पे जाके खत्म हुआ, सेकंड टर्म को एक्सपैंड किया है, x टू द पावर 9 पे रोक दिया, क्योंकि इसका अगला टर्म x टू द पावर 12 आ रहा है, मुझे x टू द पावर 11 तक का ही चाहिए था तो मैंने लिखा ही नहीं। अगला टर्म मैंने एक्सपैंड किया और x टू द पावर 8 पे रुक दिया, क्योंकि अगला टर्म x टू द पावर 12 आ रहा था, मुझे चाहिए। ये तीनों एक्सपेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तब जाके x टू द पावर 11 के क्या क्या कोएफिशिएंट्स बनेंगे वो आएंगे। समझ आ रहा है पक्का? तो ये फर्स्ट टर्म उठाता हूं, इसका फर्स्ट टर्म पिक करता हूं, इसमें x कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर एक एक करके इसके टर्म्स उठाएंगे और देखेंगे क्या क्या कोएफिशिएंट आएगा। फर्स्ट मैंने ये उठाया, इसमें कोई x का पावर नहीं है, यानी इन दोनों में पावर का सम 11 होना चाहिए। तो इससे अगर मैंने फिर से ये पिक किया जिसमें x का कोई पावर नहीं, यहाँ पे x का मैक्स पावर 8 जा रहा है तो 11 नहीं बन रहा। फिर इसका मैं सेकंड पिक कर लेता हूँ 3 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, 8 के साथ, x 3 और 8 क्या हो गया 11, राइट। तो मेरा ये क्या बनेगा, क्या कहते हैं इसका कोएफिशिएंट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया, तो कोएफिशिएंट हो गया, ऊपर लिखता हूं मैं 4c0 इंटू 7c1 इंटू 12c2। समझ आया क्या क्या मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 8 पे रोक दिया, इसका एक कोएफिशिएंट होगा। अगर मैं इसके साथ अगला टर्म 6 लेता हूं, 6 का किसी के साथ कॉम्बिनेशन होगा, 12 के साथ, 1 के साथ, 8 के साथ, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में 11 नहीं आ रहा। इसमें x 0 है, फिर मैं 9 लेता हूं, 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी के साथ, 9 0 के साथ नहीं, 4 के साथ 13 हो जा रहा है, तो 11 नहीं आ रहा, 11 क्रॉस कर गया। सो इस टर्म का मैं और फर्दर मल्टीप्लिकेशन करके कोएफिशिएंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि x 11 से ऊपर जा रहा है या x 11 नहीं टच कर रहा। अब मैं अगला टर्म लेता हूं x स्क्वायर अगर लिया तो यहाँ पे मुझे 11 में से 2 तो आ गया और 9 चाहिए। 9 मैंने अगर ये ले लिया, यहाँ पे 9 प्रेजेंट है नहीं है, 3 ले लिया तो और 6 चाहिए, यहाँ पे 6 प्रेजेंट है नहीं है, 6 ले लिया तो और 3 चाहिए, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है नहीं है। 9 हम डायरेक्टली ले सकते हैं, अगर 9 ले लिया तो इसका विदाउट एनी x वाला ले सकते हैं। ठीक है, 9 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 11 का 2 आ गया, यहाँ से 9 पिक किया, 11 हो गया और यहाँ का 0 पिक किया, तो ये कौन कोएफिशिएंट बन गया x टू द पावर 11 का। सो प्लस 4c1 7c3 12c0। ठीक है, क्या खेल खत्म हुआ? ऑब्वियसली नहीं, अभी और भी जोड़ना है। तो ये x टू द पावर 9 तक आ गया था हमारा। अब हम अगला क्या पिक करेंगे, x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 पिक कर रहा हूं तो 11 में से 4 चला गया, कितना बचा, 10 में से 7, तो मुझे 7 चाहिए।
इसको पिक किया तो 7 है कहीं पे, नहीं है। 3 को पिक किया तो 7 में से 3 चला गया, 4 चाहिए है ना। तो 3, 4 और ये, यानी इसमें मैं और यहां पे लिख रहा हूं ऐड करके 4C2 इंटू क्या था यार, 4 के साथ क्या किया था मैंने, ये वाला 7C1 और 12C1, ये तीनों पिक किए थे, ये और ये, ठीक है। अच्छा 4 के साथ 3 हो गया, ठीक है, ये बन गया मेरा। अब 4 के साथ 6 पिक करता हूँ, 10, 1 है कहीं पे, नहीं है, तो 6 के साथ नहीं बनेगा। 4 के साथ 9 पिक करता हूँ, 13 हो गया, एनीवेज नहीं बनेगा, ठीक है, ऊपर चला गया। अब अगला टर्म पिक करता हूँ 6, 11 में से 6 यहीं पे आ गया, बचा कितना, 5 कहां से उठाऊंगा, यहां से। अगर मैं 0 उठाता हूँ, यहाँ पे 5 है, नहीं है। यहाँ से 3 उठाता हूँ, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 है, नहीं है। 6 उठाता हूँ तो 5 से बड़ा ही हो गया, तो इसके साथ कुछ बन ही नहीं रहा कॉम्बिनेशन। x टू द पावर 8 मेरा 11 में से 8 आ गया, तो और कितना चाहिए, 3। ये 0 उठाया, 3 है कहीं पे, नहीं है, 3 उठा लिया डायरेक्टली, लो इसका कॉम्बिनेशन हो गया डायरेक्ट, राइट। और इसके साथ में 0 का लगाऊंगा, ठीक है। तो एक और क्या आ जाएगा, 4C4 इंटू 7C1 12C0, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे ना, सब 11 से बड़े ही आएंगे, तो ये मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन था, ठीक है। तो 4 टर्म्स आ गए, 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, ठीक है। और ये ना बहुत आसानी से सॉल्व होना चाहिए, बाय द वे। 4C0 इज 1, 7C1 इज 7, 12C2 हमने निकाला था 12 into 11 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 4, 7, 6, 5 डिवाइडेड बाय 3, 2, फटाफट करना है एकदम, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 4 into 3 डिवाइड बाय 2, 7, 12, 1, 7, 1, एकदम फटाफट होना चाहिए। क्या समझ नहीं आया क्या, कैसे आए ये समझ नहीं आया, फटाफट कैलकुलेशन हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है। सबको समझ आ गया, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन होगा सी है क्या, एक मिनट में देखता हूँ, हाँ सी है, 1113 आंसर है इसका, ठीक है। बट इसमें पेशेंस का काम था, आराम से ऑब्जर्व कीजिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, कॉम्प्लिकेशन इसमें कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, बस एक एक पकड़ पकड़ के हमें देखना है कि x to the power 11 कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ठंडे दिमाग से करेंगे तो आंसर आएगा, विच इज वेरी रेयर, ठंडा दिमाग, ओके। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं मेंस में ना, अच्छे वैरायटीज, अच्छा वैरायटी है इसमें, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। 1113, ठीक है। अब इसमें ना क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन डिफरेंट पावर ऑफ एक्स। नंबर ऑफ टर्म्स इन डिफरेंट पावर ऑफ एक्स का मतलब क्या है, हाँ, मतलब अगर मैं एक एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर रहा हूं तो हो सकता है कि एक टर्म ऐसा है 12C2 x to the power 6, मान लीजिए आर्बिट्री में रख रहा हूं कहीं पे, और ऐसे करते करते एंड में भी एक ऐसा टर्म आ जाए 12C5 x to the power 6 बाद की तरफ, ठीक है। तो इसमें ना सेम पावर ऑफ एक्स है, तो इसको मैं सिंगल टर्म ही कंसीडर करूंगा। डिफरेंट पावर ऑफ एक्स मतलब एक x to the power 0 होगा, x1 होगा, x2 होगा, मे भी बीच में गैप हो, x6 हो, बट सेम नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, 1 + x + 1/x to the power n, इसमें हमें ग्रुपिंग करके करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 टर्म्स, हमने तो 2 टर्म्स का बाइनोमियल सीखा, तो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था ना कि ग्रुपिंग कैसे करके करना है, वैसे ही अप्रोच रखना है कि 2 टर्म्स का ग्रुप करते हैं, और इसमें जो आपको फर्स्ट इंस्टेंट में ग्रुपिंग करने की इच्छा होगी क्या होगी, अगर इसका ग्रुपिंग कर दो ना तो हमेशा x और 1/x कटता रहेगा, तो आपके टर्म्स आसान होते रहेंगे एक्सपेंशन के टाइम। सो अगर मैं एक ग्रुपिंग करता हूँ 1 और दूसरा करता हूँ x + 1/x to the power n,
ऐसे ग्रुपिंग करके एक्सपैंड करूं। अगेन ये ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं लगने वाला, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स विथ डिफरेंट पावर ऑफ एक्स, ये मेरा कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। डिफरेंट पावर ऑफ एक्स मतलब अब इसको एक्सपैंड करता हूं, NC0 1 का पावर तो होगा, अच्छा ये तो 1 + x वाला एक्सपेंशन लगा सकते हैं ना, 1 + x में जैसे करते हैं, यानी ये कुछ नहीं रहेगा, NC1 x + 1/x प्लस NC2 x + 1/x का स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा, NCN x + 1/x टू द पावर n। ये 1 + x के फॉर्म का एक्सपेंशन, ठीक है। अब हमें पूछा है कि डिफरेंट पावर ऑफ x कहां से आ सकता है। यहां पे x का पावर क्या है, 0, यानी एक टर्म तो यहां से मुझे x टू द पावर 0 का आ गया, इसमें कोई डाउट है, x पावर 0 का एक टर्म मिल गया। इसके एक्सपेंशन में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर रेज टू द पावर 1 है, तो कोएफिशिएंट की कुछ भी वैल्यू होगी, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, इसमें x की पावर क्या है -1, तो यहाँ पे x के 2 पावर और मिल गए। मैं नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहा हूँ, आई एम नॉट फाइंडिंग कि इसका कोएफिशिएंट क्या है या पावर क्या है, मैं बस ये आइडेंटिफाई हूँ पावर अलग है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, ठीक है। अब x² का अगर एक्सपेंशन करूं तो ये क्या होगा, x² + 1 + x² + 2 a + b होल स्क्वायर। तो x के पावर 2 का एक एक्सपेंशन है, एक टर्म है, x की पावर -2 का एक और टर्म है, यानी यहां से 2 टर्म्स और मिल गए, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, क्यूब होगा, साथ में कुछ एक कोएफिशिएंट होगा, तो इसमें क्या मिलेगा फिर से आपको x³ 1/x³ प्लस 3a²b 3x² 1/x प्लस 3 1/x² b²a, ऐसा मिलेगा एक्सपेंशन, ठीक है। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया। सो x³ तो मेरा नया x का पावर है, x टू द पावर -3 भी नया पावर है, इट्स अ डिफरेंट पावर। यहाँ पे देखिए ये x और ये x कैंसिल हो गए, x की पावर 1 है, x की पावर 1 हम यहाँ पे ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो ये मेरा ऐड नहीं होने वाला डिफरेंट पावर करके। इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे ऐड होके नया कोएफिशिएंट बन जाएगा, लेकिन x टू द पावर 1 अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो नया कोई डिफरेंट पावर हम ऐड नहीं कर रहे। सिमिलरली यहाँ पे x कैंसिल होगा, x टू द पावर -1 आएगा, -1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोएफिशिएंट भले बदल के बढ़ जाए, लेकिन -1 मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो नया पावर कोई ऐड नहीं हो रहा है x का। नए पावर यहाँ पे बस 2 ही ऐड हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से भी 2 नए पावर ऐड हो गए, ठीक है। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे 2 करके ही नए पावर ऐड होंगे, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स होगा ना उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी कट के बचेगा वो प्रीवियसली किसी टर्म्स में ऐड हो चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे करते करते 2 कितनी बार ऐड होंगे, n प्लस फर्स्ट टर्म तक जाके 2 नए टर्म्स ऐड होते रहेंगे, क्योंकि n + 1 टर्म्स ही होते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म जो मेरा था उसमें सिर्फ एक ही नया पावर ऐड हुआ था, x टू द पावर 0, यानी 2 कितनी बार ऐड हो गए, n टाइम्स, n + 1 टोटल टर्म है, फर्स्ट टर्म में एक ही पावर ऐड हुआ, 2 n टाइम्स ऐड हो गए, यानी 2n हो गया, और ये वाला एक ही बार ऐड हुआ तो 2n + 1। दीज आर टोटल नंबर ऑफ x विद डिफरेंट पावर्स। ये कैसे है समझ आए, टोटल कितने टर्म्स है, फर्स्ट टर्म क्या है, बाकी टर्म्स 2 कितने टाइम्स आए, n + 1 टोटल टर्म्स है, तो 2 n टाइम्स आए ना टोटल, तो 2 है, और ये 1 का अकेला। समझा सबको, डाउट? अगला देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पे, दिस इज अगेन सिमिलर टू अ क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिड। वन माइनस एक्स टू दी पावर 201 1 + x + x² टू दी पावर 200। क्या ये a³ - b³ का फॉर्मूला फिर से, a - b a² + b² + ab, फिर से, लेकिन यहाँ पे अगेन पावर का एक डिफरेंस है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 201 है, तो एक 1 - x में अलग कर देता हूँ, और अलग दूसरा बचेगा क्या, 1 - x³ फॉर्मूला से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और रेज टू दी पावर 200 कर दिया। समझ आया ये क्वेश्चन सबको, क्या किया मैंने अभी तक? अब बस कुछ नहीं है, मुझे
डिफरेंट पावर्स चाहिए। 1 माइनस एक्स का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। ये देखिए 1 माइनस एक्स का वो लगेगा इसमें कॉन्सेप्ट। सो एन नहीं 200 200C0 उसके साथ कुछ नहीं आएगा, प्लस 200C1 x की पावर क्या आएगी 1 तो कुछ नहीं, और यहाँ पे बाय द वे माइनस आएगा x क्यूब प्लस 200C2 x टू द पावर 6 माइनस 200C3 x टू द पावर 9, ऐसे करते करते एंड तक जाएगा। 200 है तो 201 टर्म्स बनेंगे, राइट। 201 टर्म्स बनेंगे क्योंकि रेज टू द पावर 200 है। समझ आया ना? ये मैंने ऐसे ही लिखा, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया। इस स्टेप तक डाउट है किसी को? अब मैं 1 को सारे इससे मल्टीप्लाई करूंगा और फिगर आउट करूंगा x के क्या क्या पावर्स आ रहे हैं। जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x का पावर क्या है 0, तो एक डिफरेंट पावर है। x की पावर 3 डिफरेंट पावर है, x की पावर 6 डिफरेंट पावर है। मतलब मैं जब 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर टर्म के साथ मुझे डिफरेंट पावर ही मिल रहा है, सिमिलर पावर्स मिल ही नहीं रहे। तो सारे टर्म्स मेरे कंसिडर होने चाहिए क्योंकि सब में डिफरेंट पावर्स है, राइट। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? n कितना है? तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 201। अभी जब मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो सब अलग अलग पावर्स के अलग अलग टर्म्स के 201 टर्म्स बन जाएंगे। अब मैं माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म में क्या पावर आएगा x का 1 आएगा, ठीक है। क्या x का 1 मैंने पहले कंसीडर किया जब मैंने 1 मल्टीप्लाई किया था? नहीं, उसमें मैंने यहाँ पे 0 था, 3 था, 6 था। जब मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो x टू दी पावर 1 बना, तो वो मैंने अभी तक कंसीडर किया नहीं, तो ये मेरा नया पावर, डिफरेंट पावर ऑफ x आ गया फिर से। x को जब मैंने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो x टू दी पावर 4 बन गया। क्या 4 पहले कंसीडर हुआ था जब मैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा था? नहीं, वहां पे सब 3 के मल्टीपल्स थे, 3, 6, 9, तो 4 कंसीडर नहीं हुआ। फिर जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, 7 भी पहले कंसीडर नहीं हुआ। तो जब मैं x मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x के जो नए पावर्स बन रहे हैं वो भी डिफरेंट है सारे, वो भी पहले कंसीडर नहीं हुए। ये पॉइंट समझ आया? तो अगर ये भी डिफरेंट है, नए पावर्स बन रहे हैं, तो इस कितने टर्म्स बनेंगे? फिर से 201। टोटल टर्म्स कितने हो गए? 402। समझ आ गया? इसमें बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना ही। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक एक्सपेंशन और एक आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया x² प्लस 325x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या इस क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व कर सकता हूं? क्या आंसर आएगा? तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये सिर्फ -3 और -2x की वैल्यू के लिए ही ट्रू है, ठीक है। इसको हम जनरली कहते हैं इक्वेशंस, क्योंकि इक्वेट होता है बीच में इसके, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी हो गया जैसे कि मान लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया x² प्लस 1 प्लस 2x, ये इसमें भी बीच में इक्वल है। तो ये आइडेंटिटी क्यों है और इक्वेशन क्यों नहीं है? यस, इक्वेशन सिर्फ x के स्पेसिफिक वैल्यू से ही ट्रू होता है, आइडेंटिटी ऑल वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू होता है। दैट इज द डिफरेंस। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी x, x 2 डालो 3 डालो, ये सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होता है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 ही वैल्यूज के लिए होगा, या कम हो सकता है 3 से कम हो, लेकिन मैक्स 3 होगा। क्वाड्रेटिक है तो मैक्स 2 से होगा, लेकिन आइडेंटिटी है तो एनी नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड आइडेंटिटी। ये क्यों समझाया मैंने? क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ 1 minus 2x square plus x to the power 6 is this, ये इन्होंने दे रखा है आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन में ना मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि एक आइडेंटिटी है, ठीक है। इन्होंने ये एक आइडेंटिटी दे रखा है, देन फाइंड
फिर ये कुछ कांस्टेंट्स का समेशन फाइंड आउट करने को बना है। ये आइडेंटिटी दिख रहा है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते a12x12 तक है, राइट। और कहा है कि a0 a1 a2 की वैल्यू निकालो। आइडेंटिटी है तो मैं x की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। x की ऐसे क्या वैल्यू डालूं मैं RHS में कि यहाँ पे a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a12 तक आ जाए, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर मैं x को 1 डालता हूँ तो आ जाएगा। x को अगर RHS में 1 डाला तो क्या आ जाएगा, a0 प्लस a1 प्लस a2 a12 तक आ जाएगा। और LHS में 1 डाला तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल टू a0 a1 a2 a12। ठीक है, ये क्या हो गया, 0, तो ये 0 हो गया। समझ आया। अगला क्या पूछा है, a0 प्लस a2 प्लस a4, यहां पे ऑल्टरनेट जा रहा है, 0 2 4 जा रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं x को 1 डाला तो ये आ गया, x को -1 डालूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 टू द पावर 6 इक्वल टू, अब -1 डालो तो a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 ऐसे करते करते a12 तक प्लस में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3 2 टू द पावर 6 आ रहा है, राइट। हाँ, -2 टू द पावर 6 विच इज 2 टू द 64। ठीक है, अब a0 प्लस a2 प्लस a4 कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये a1 सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो भी नेगेटिव वाले होंगे। तो यहाँ पे बचेगा ट्वाइस ऑफ a0 प्लस a2 करते करते a12 तक, बाहर एक ट्वाइस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 बार है। एंड दिस इज इक्वल टू 64, इन दोनों का सम 0 एंड 64। समझ आया स्टेप। ओके, सो अगर 2 हटा दिया यहाँ पे आ गया तो आंसर 32 आ जाएगा इसका। तो जब हमें आइडेंटिटीज दिए होते हैं ना, हम डायरेक्टली उसमें x की वैल्यूज डाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। 12:15 हो गया। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हम करेंगे कल, आज मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर्ली। लेट दिस, यहाँ पे एक इन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, कुछ भी नहीं लिखा ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन दिखे ना आपको, मतलब आइडेंटिटी ही होगा ये। ठीक है, देन a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a37 निकाल सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, x की वैल्यू एक बार 1 डालिए, एक बार -1 डालिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। प्रॉबेबली इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें हमें ऑड वाले चाहिए ना, तो शायद ऐड करना पड़ेगा। नहीं, उसमें ऐड किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐड किया था हमने, तो ऑल्टरनेट इवन टर्म्स कैंसिल हो गए थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कल क्लास में करेंगे। बेसिकली आप लोग करोगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो होपफुली कल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो मैं फिर से कर दूंगा, लेकिन डायरेक्टली ये क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं कल क्लास में। ठीक है, सो कल क्लास होमवर्क करके आओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बट आई हाईली डाउट दैट, बट अदरवाइज हम क्लास में करेंगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आज की हमने वो प्लीज रिपीट कीजिएगा घर पे। ओके, सी यू टुमारो देन।